This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ऐ लोगो जो अल्लाह से तक़वा रखते हो, अल्लाह का खौफ है दिल में, जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को सीधा कर देगा और पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। हमने बिजनेस इनकम की कल बात की थी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो पहले मेरे से पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। जी सर, जो मेरा आपको जी सर सर आपने जो इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन कराई है उसमें फर्स्ट पॉइंट में जो बी सब पॉइंट है और जो ई सब पॉइंट है, उन दोनों में डिफरेंस नहीं मुझे क्लियर हो रहा था। मैंने में और बी में और ई में ये एनी इनकम डिराइव्ड बाय एनी ट्रेड, बी पॉइंट, और इसके नीचे ई पॉइंट में लिखा है मैनेजमेंट फी वाला। ये इन दोनों में डिफरेंस नहीं क्लियर हो रहा था। वो मैनेजमेंट वाला एक स्पेशलाइज्ड, ये तो बड़ा बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें दोनों। इसमें तो कोई सिमिलैरिटी है ही नहीं। दोनों एसोसिएशन कौन सी है आपकी? जैसे डीएचए है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एग्जांपल है इसकी। जैसे आपका ये पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है, लाहौर प्रेस, ये लाहौर क्लब है, ये दरवाजा बंद कर रहे हैं। तो ये सारे अगर अपने मेंबर्स को देंगे तो वो भी बिजनेस इनकम गिनी जाएगी। नीचे जो बात की जा रही है मैनेजमेंट फी वाली सर, मैनेजमेंट फी भी सर जी। अच्छा, जो दूसरी बात की जा रही है ना ई में, वो तो डिफरेंट एक बात की जा रही है। ई में ये बात की जा रही है कि ई के अंदर देखें ना, मसलन फर्ज करें कि एक ए जो है मुदारबा, ए बी सी मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी है ये, ठीक है, और एक है मुदारबा, जैसे क्रिश्चियन मुदारबा है, एक कंपनी का नाम है। अब ये इसको मैनेज कर रही है इस मुदारबा को, तो ये जो इससे फी ले रही है वो उसकी बिजनेस इनकम होगी। जाहिर बात है कि ये जो क्रिश्चियन मैनेजमेंट है, ये क्रिश्चियन जो है वो आपकी मुदारबा है, ये इसको पेमेंट करेगी ना मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी को। जैसे कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, तो उनको जो वहां से इनकम आएगी तो वो किस में जाएगी? वो बिजनेस में जाएगी। आप समझ लें कि जैसे पैकेजेस है, यस सर, पैकेजेस लिमिटेड की जो फर्म है, इसकी फर्गूसन है हमारी, ठीक है ना, तो फर्गूसन को पेमेंट कर रहे हैं ना, तो ये उनकी बिजनेस इनकम होगी। इसी तरह मुदारबा को मैनेज करने के लिए मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी होती है, उसको ये जो पेमेंट करेंगे वो भी बिजनेस में जाएगी, ये बात की जा रही है। तो ई राइट और बी में तो सिमिलैरिटी तो है ही नहीं। पहली बात है, सिमिलैरिटी कोई नहीं है। वो बात हो रही है सोसाइटीज की, एसोसिएशंस की। वो जो अपने मेंबर्स को आगे कोई चीज सप्लाई करेंगे, गुड्स और सर्विसेज, वो बिजनेस में जाएगी, ठीक है। यानी बी पॉइंट में सिर्फ अपने ही मेंबर्स को देने वाले, सर्विसेज देने वाले को की बात कर रहे हो, जो दूसरे वाले उसमें क्लाइंट से मुराद है। इसमें तो बिल्कुल एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। राइट सर, ठीक है, मैं इसी ये कंफ्यूज। तो एक एंटिटी जो है वो किसी दूसरी एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। ये तो अपने मेंबर्स को देखें, सिमिलर एसोसिएशन की यहाँ पर बात हो रही है। दिस वन, यहाँ पर तो एसोसिएशन की बात हो रही है कि एक एसोसिएशन, जो आपका नाम क्या है?
उस्मान। उस्मान से जी। यस सर। तो उस्मान ये तो अपनी एक एसोसिएशन जो है वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जी सर। हमारी प्रोफेशनल भी तो है ना, प्रोफेशनल बॉडी जो है, ठीक आई है जी। कैप। यस सर ठीक है। आई मैं कैप इसी चीज को कंफ्यूज कर रहा था कि वो अपने मेंबर्स को दे रही है और ये हम क्लाइंट को दे रहे हैं। राइट सर ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी चले आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, मैंने आपको कहा था कि साथ साथ आप सेक्शन याद किया करने हैं, यानी पहला सेक्शन जो आपको याद होना चाहिए दैट शुड बी बिजनेस इनकम। तो आप कहेंगे जी बिजनेस इनकम, और उसको आप लिख के याद करें, एग्जाम्पल वगैरह तो नहीं, बाकी जो आपके सेक्शंस हैं सेक्शन, अब उसके सब सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बस सेक्शन का नाम याद हो कि बिजनेस इनकम में एनी इनकम फ्रॉम ट्रेड प्रोफेशन और कॉमर्स शैल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम। इस तरह से करके ना आपने सारा उसको याद करना है। आगे इसमें है जी हमारे पास हाँ, इसके बाद हमारे पास है जी स्पेकुलेशन बिजनेस, सेक्शन 19। अच्छा, लॉ ने जो सब सेक्शन इसका जो सब सेक्शन 1 है उसके अंदर उसने क्या किया कि स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम की ट्रेड्स बयान किए, क्वालिटीज बयान की है, और जो 2 है असल नीचे है, जो उसने उसको क्या किया कि इस सेक्शन को उसको डिफाइन किया। तो इसमें अगर सबसे ज्यादा मैं आपको इम्पोर्टेंट कहूँ तो वो क्या चीज है, वो मैं आपको लाइन हाईलाइट करता हूँ। कहते जी इन दिस सेक्शन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम मींस एनी बिजनेस in which a contract for the purchase and sales of any commodity, including shares, is periodically or ultimately settled otherwise than, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, otherwise than by actual delivery or transfer of commodity। यानी अगर किसी को ये वाली लाइन याद है ना तो समझ लें कि उसको उसका जो जिसको कहते हैं ना दिल है किसी चीज का, जो सेंट्रल पॉइंट है वो इसका ये है कि ऐसा बिजनेस, कोई भी बिजनेस जिसके अंदर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करें परचेज का या सेल का किसी कमोडिटी का, इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स, इस पीरियोडिकली और अल्टीमेटली, यानी या तो किस इंस्टॉलमेंट्स में और अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय द एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी, जिसके अंदर एक्चुअल डिलीवरी ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हम स्पेकुलेटिव इनकम कहेंगे। उसके बाद लॉ जो हमें आगे गाइड कर रहा है वो कह रहा है बट डज नॉट इंक्लूड, एक्सेप्शंस बता रहा है कि ये, जब वो कहता है ना बट डज नॉट इंक्लूड, तो उससे एक चीज की समझ आ रही होती है कि ये चीजें इससे मिलती जुलती हैं, यानी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक्सप्लेनेशन दी जाती है। और कंफ्यूजन कब होती है, जब चीजें आपस में एक जैसी नजर आ रही हों, मिल रही हों, तो ये बात की जा रही है बट डज नॉट इंक्लूड a contract in respect of raw materials or merchandise is entered into by a person in the course of a manufacturing or mercantile business to guard against loss through future prices fluctuations for the purpose of fulfilling the यानी फ्यूचर बेसिक यहाँ पर बात क्या हो रही है कि फ्यूचर प्राइसेस को अगर कंट्रोल करने के लिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। Otherwise, contract for the actual delivery of the goods to be manufactured or merchandise to be sold। अच्छा, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा एक दफा कॉन्ट्रैक्ट हुआ पंजाब कॉलेज, पंजाब जो था ये बैंक जो था, तो इनके पास में कार्ट्रिज होती थी जो जिसके साथ ये चेक बुक को प्रिंट करते थे, ये उसके ऊपर नाम वगैरह लिखना कुछ काम करते होंगे या वो बैंक स्टेटमेंट्स निकालते होंगे।
इन्होंने कहा जी आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें कि 1 साल तक आप हमें ये कार्ट्रिजेस देंगे। तो टेंडर था ये। अब सवाल ये था कि हम सप्लायर थे, सिर्फ हम इनके हमारे पास इसकी स्टोर नहीं करते थे, इंपोर्टेड आइटम्स थी। अब हम परेशान थे इस बात के ऊपर कि भाई आज जो रेट है अगर हम इनको दे दें और ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, दो काम हो सकते हैं। इस कार्ट्रिज की प्राइसेस गिर भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं, और अगर प्राइसेस गिर गई तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो हमें फायदा होगा, और अगर इसकी प्राइसेस बढ़ गई तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो हमने क्या किया कि एक पार्टी को कहा कि भी आप हमें 1 साल की गारंटी दें कि आप हमें किस प्राइस के ऊपर ये कार्ट्रिज देंगे। वो होलसेलर था बहुत बड़ा, उसके पास पूरे साल का क्या 2 सालों का स्टॉक पड़ा हुआ था। तो उसने हमें एक प्राइस कोट कर दी कि जी इस प्राइस के ऊपर आप पूरा साल मेरे से सप्लाई ले सकते हैं। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को स्पेकुलेटिव इनकम नहीं कहा जाएगा, ये मेरी नॉर्मल बिजनेस थी जिसको मैंने अपनी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए मैंने फ्यूचर की प्राइसेस की हैं। तो ये इसको हम बिजनेस इनकम में लेकर जाएंगे। यानी मकसद कहने का है कि ऐसा बिजनेस जिसके अंदर ये वाला आप काम कर रहे होंगे वो सेक्शन 18 में जाएगा, यानी आपकी नॉर्मल बिजनेस इनकम होगी, स्पेकुलेटिव इनकम नहीं ट्रीट की जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद a contract in respect of stocks and shares is entered into by a dealer or investor there to guard against loss in the person's holding of stock and share through price fluctuations। अच्छा, इसमें होता ये है, मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने शेयर्स परचेज किए। तो शेयर उन्होंने जो परचेज किए वो कोई 100 प्लस पे था। वो शेयर गिरता 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 जनाब इतना नीचे आ गया कि वो कोई 20-22 रुपए पे चला गया। तो उन्होंने क्या किया कि जब 20-22 पे गया ना तो उनको उम्मीद थी कि ये शेयर जो थे वो ऊपर जाएंगे। उन्होंने इस पॉइंट के ऊपर दोबारा वो शेयर और परचेज कर लिए ताकि वो जो लॉस हुआ है, जो एग्जिस्टिंग शेयर थे उनमें गिरने की वजह से जो लॉस हुआ है वो कंपनसेट हो जाए। तो अगर कोई साहब जो है वो शेयर्स की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए या उसकी प्राइस को फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए काम करेंगे तो ये भी उनके लिए क्या होगा, स्पेकुलेटिव इनकम नहीं होगी। वैसे भी जो शेयर्स जो हैं हमारी, अगर उनको एक्चुअल बेचेंगे तो वो हमारा कैपिटल गेन में जाएगा। उसके बाद है जी इसकी एक्सेप्शन में अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय अ मेंबर ऑफ फॉरवर्ड मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। फॉरवर्ड मार्केट कौन सी है, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, पाकिस्तान मर्केंटाइल स्टॉक एक्सचेंज, पीएमएक्स मेरे ख्याल उसको कहते हैं, वो है। इसके अंदर ये आपको ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका एक सब्जेक्ट है, कैफ लेवल पे मेरा ख्याल अब इंट्रोड्यूस हो गया हुआ आपका। उसके अंदर जाके आपको ये पढ़ाया जाएगा कि ये फ्यूचर्स, आपको याद है मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दिया था, सिक्योरिटीज में जाके डेरिवेटिव्स के अंदर फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स, स्वैप, स्वैप्शन वगैरह, ये इसको कहते हैं फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड मार्केट। और स्टॉक एक्सचेंज का तो आपको पता ही है, जहां स्टॉक यानी शेयर्स एक्सचेंज होते हैं। इन द कोर्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन नेचर ऑफ जॉबिंग आर्बिट्राज टू गार्ड अगेंस्ट एनी लॉस। ठीक है, ये भी एक टर्म है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, जिसके अंदर के हम दो मार्केट्स का बेनिफिट उठाते हैं, दो मार्केट्स का बेनिफिट उठाते हैं, लेकिन हमें इसको यहाँ पर टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। मेरा ये टॉपिक नहीं है कि मैं इसको, बहरहाल ये है कि दो मार्केट्स का हम बेनिफिट उठाते हैं, आर्बिट्राज प्रोसेस करते हैं कि एक मार्केट से शेयर्स उठाए और दूसरी मार्केट में हम बेच रहे होते हैं, ये भी उसमें शामिल नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये एक्सेप्शन कभी कभी एग्जाम में आई हैं? द आंसर इज नो, यानी पूछी नहीं गई, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो मिलती जुलती चीजें एग्जाम में आपको दे सकता है। तो असल चीज जो हमारी इसमें थी वो ये वाली थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि लॉ ने इसको एक्सप्लेन क्यों किया, लॉ ने आम बिजनेस से इसको अलग क्यों किया। देखें ना, बाकी भी तो बहुत सारे बिजनेसेस है ना, आप क्या करते हैं, आप चीजों को बेचते हैं,
कोई लोग लकड़ी का काम करते हैं, कोई लोहे का काम करते हैं, कोई जनाब अजनास का काम करते हैं, लेकिन लॉ ने किसी चीज को अलग नहीं किया। उन्होंने कहा सारी चीजें बिजनेस में जाएंगी, लेकिन इसको अलग किया। उसकी रीजन क्या है देखें, ऊपर सब सेक्शन ऑफ 1 की तरफ आते हैं कि यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। अच्छा, इससे पहले एक एग्जाम में एक इलस्ट्रेशन है, मैंने यहाँ कोट की हुई है, वो जरा देखिएगा। ये स्प्रिंग 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, गालबन 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। कहता जी, इन अगस्त 2015 LT signed a future contract with मुबारक एंटरप्राइजेस। अच्छा बेटा, यहाँ पर याद रखें, ये जो फ्यूचर की बजाय अगर एग्जाम में फ्यूचर्स लिखा होगा ना, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, तो ये फॉरवर्ड मार्केट कहलाती है। फ्यूचर्स का बेचना कैपिटल गेन होगा, ये ज़हन में रखिएगा। फ्यूचर्स एक प्रोडक्ट है। फ्यूचर, ये फ्यूचर कौन सा है जिसको आप आगे फ्यूचर मुस्तकबिल कहते हैं, वो है। विद मुबारक एंटरप्राइजेस फॉर द परचेज ऑफ 500 metric tons of maize at ₹15,000 पर metric ton। उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जी मैं आपसे 15,800 रुपये पर मैट्रिक टन आपसे जो है वो मेज में आपसे खरीदूंगा। द डिलीवरी वाज एक्सपेक्टेड टू बी मेड इन अक्टूबर। तो उसने कहा जी आज अगस्त है, तो अगस्त में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगस्त सितंबर। उसने कहा जी मैं आपसे 2 माह के बाद आपसे ये चीजें परचेज कर लूंगा। ME यानी मुबारक एंटरप्राइजेज also agreed to repurchase the entire lot at a price prevailing on the date of sale। ME ने से कहा कि अच्छा यार तुमसे मेरे से खरीद लो, पेमेंट कर दो आज मुझे तुम 15,800 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, एक और काम भी करते हैं कि उस दिन जो प्राइस होगी, अगर तुम्हारा दिल करे तो मुझे ही बेच देना। समझ आ रही बात की? उसने कहा 2 माह के बाद मैं आपको प्राइस बता दूंगा, तो ये मुझे ही बेच देना। मैं आपको रिसेंट एक एग्जांपल इसकी देता हूँ। मैं ये सितंबर अक्टूबर में मेरा भांजा है, तो वो काम करता है कपड़े का, बिजनेस उसका है। तो उसने मुझे बताया, उसने कहा मामू ये जो कॉटन है ना, इसकी प्राइस फेब मार्च में जाके इंक्रीज कर जाती है, तो आप एक गाड़ी परचेज कर लें, वो जितने की भी हो। मैंने कहा फिर? उसने कहा होता ये है कि फैक्ट्री वाले जो है हमसे पैसे ले लेते हैं और आज के रेट के ऊपर वो जो है ना वो कॉटन बुक कर लेंगे हमारी। मैंने कहा फिर? उसने कहा जब मार्च आएगा ना, तो चूंकि गर्मी शुरू हो जाती है तो कॉटन बिकनी शुरू होती है, उस वक्त जब इसका रेट बढ़ेगा तो वो जो मिल वाला है ना फैसलाबाद में, वो आपको कॉल करके बताएगा कि जनाब आज रेट जो है, फॉर एग्जांपल मैंने 100 पे बुक करवाया, वो बताएगा जी आज रेट 110 रुपये हो चुका हुआ है, क्या आप बेचना चाहते हैं? तो मैं उसे कह दूंगा जी ठीक है आप रख लें, मुझे पेमेंट कर दें। तो वो क्या करेगा, मुझे 110 के हिसाब से पेमेंट वापस कर देगा। समझ आ रही? यानी उसी से मैंने खरीदा, वही मेरे से वापस परचेज कर लेगा। ठीक है? शेर मेरी आवाज आ रही बेटा? यस सर। तो ये है। तो कहता जी उसके बाद अक्टूबर में उसकी जो प्राइस थी वो इंक्रीज कर गई, कितनी हो गई? 18,200 पर मैट्रिक टन, और उसने खरीदी कितने की थी? इतने की। एंड LT सोल्ड द इंटायर लॉट, उसने सारी की सारी लॉट उसको परचेज कर दी विदाउट टेकिंग डिलीवरी। ये वो वर्ड था जिससे पता चला कि ये स्पेकुलेटिव इनकम है। तो उसकी हमने इनकम कर, तो कितनी आएगी? गेन कितना आ गया इसका जी? 12,20,000। कैसे कैलकुलेट हुआ? 18,240 माइनस 15,800, ये उसकी सेल प्राइस माइनस उसकी कॉस्ट आ गई, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये सिर्फ इसका जनाब गेन था, और उसका हमने हेड ऑफ इनकम बताना था कि जनाब ये हेड ऑफ इनकम होगा। और ये इसका मेरा ख्याल है कि 6 नंबर का ये क्वेश्चन एग्जाम में आया स्प्रिंग 2016 में। ओके जी, एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा।
सर जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात होगी तब हमें पता चलेगा कि स्पेकुलेटिव इनकम की बात कर रहे हैं। नहीं, फ्यूचर्स एक और चीज है। फ्यूचर्स जैसे ये खाली तो फ्यूचर की फ्यूचर्स बात की, कर। नहीं फ्यूचर से मुराद अंग्रेजी का फ्यूचर है ना, जो हम कहते हैं मेरा फ्यूचर क्या है। फ्यूचर्स एक जी कॉन्ट्रैक्ट सर। है, वो अगर वर्ड यूज करेंगे तो वो तो आपके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जिसको डेरिवेटिव आप कहते हैं। वो तो आपका कैपिटल गेन में जाएगा उसकी अगर सेल परचेज करेंगे। अच्छा जी, चलते हैं अब स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम की उसने कुछ क्वालिटीज बयान की। Where a business carries on a speculation business, that business shall be treated as distinct and separate from any other business. वो कहता है कि अगर कोई साहब अपना बिजनेस करेंगे स्पेकुलेशन का, तो उसको बाकी बिजनेस से अलग किया जाएगा, बाकी बिजनेस से अलग किया जाएगा। मैं बताता हूँ उसकी क्या रीजन है। दिस पार्ट शैल अप्लाई सेपरेटली टू स्पेकुलेशन बिजनेस एंड अदर बिजनेस। ये इसको छोड़ दें आपके लिए, बस ये लाइन। कॉमन एक्सपेंडिचर्स shall be made as if the profits and gains arising from the speculation business were a separate head of income। वो कहता है ये सेपरेट हेड ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन कॉमन एक्सपेंडिचर को करने के लिए जो कॉमन एक्सपेंडिचर होंगे उसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट हेड ऑफ इनकम समझना पड़ेगा। ठीक है, इसकी मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ। Any profit and gains arising from the speculation business for a tax year computed shall be included in the person's income chargeable to tax under the head income from business। देखें, लग रहा है ना कि दोनों लाइनें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हैं। ऊपर वाली लाइन में वो कह रहा है कि कॉमन एक्सपेंडिचर ऐसे ट्रीट किए जाएंगे कि जैसे ये अलग हेड ऑफ इनकम है। नीचे फौरन उसने डी में जाके एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये कोई अलग हेड ऑफ इनकम नहीं है ये। राइट, तो आप कह सकते हैं ये जो डी है ये एक्चुअली सी की एक्सप्लेनेशन है। Any loss of the person arising from the speculation business sustained जो होगा for the tax year shall be treated separately under section 58 not under section 57। ये मैंने आगे खुद एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, हमारे जो लॉस का सेक्शन 57 है ना, ये बिजनेस को डील करता है। उसने कहा कि जैसे सेक्शन 18 बिजनेस का है, तो इसके लॉस का सेक्शन कौन सा है, 57। इसी तरह जो सेक्शन 19 है इसका अलग सेक्शन मौजूद है 58। तो आप स्पेकुलेशन के जो लॉसेस हैं उनको अपने हेड में ट्रीट करेंगे। ये सारी बात करने का एक ही मकसद है कि स्पेकुलेशन बेसिकली बिजनेस का हिस्सा है। स्पेकुलेशन क्या है, बेसिकली बिजनेस का हिस्सा है। अच्छा, अब सुनिएगा, बिजनेस का एक और नाम भी है। बिजनेस का एक और नाम क्या है कि बिजनेस इनकम को हम नॉन स्पेकुलेटिव भी कहते हैं। नॉन स्पेकुलेटिव इनकम भी कहते हैं, ये इसी का नाम है। अच्छा, अब अगर एग्जाम के अंदर वर्ड यूज हो बिजनेस का, तो चूंकि स्पेकुलेटिव इनकम भी बिजनेस का हिस्सा है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, आप उसको कभी भी स्पेकुलेटिव इनकम ट्रीट नहीं करेंगे, आप प्योर समझेंगे कि ये बिजनेस इनकम है, अनटिल अनलेस के एग्जामिनर जो है वो उसके अंदर खास वर्ड यूज ना करे स्पेकुलेटिव का। दोबारा सुन लें कि अगर आपको एग्जामिनर एग्जाम के अंदर बिजनेस का वर्ड यूज करें, तो आप उसके अंदर ये खुद से अज्यूम नहीं करेंगे कि ये स्पेकुलेटिव इनकम है, जब तक एग्जामिनर बता ना दे। हाँ, अगर वो आपको नॉन स्पेकुलेटिव का वर्ड यूज करे, ये तो वैसे ही क्लियर हो गया कि ये बिजनेस की, नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा है। अब आते हैं कॉमन एक्सपेंडिचर के ऊपर। देखें, एक साहब हैं, वो काम कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, और प्लस उनकी जो है वो स्पेकुलेशन का काम भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। उनको ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में से 1000 का प्रॉफिट हुआ, या सेल कर ले, फिलहाल उनकी जो रेवेन्यू है सेल की बजाय भी रेवेन्यू कर ले,
और स्पेकुलेशन से उनको 500 का हुआ, तो टोटल उनकी बिजनेस इनकम कितनी आ गई? 500। इन दोनों बिजनेस के लिए उनकी एक ऑफिस यूज होता है, ठीक है। उस ऑफिस का जो उन्होंने रेंट पे किया वो कितना है? 200। जरा ये बात गौर से सुननी आपने। देखें, अगर तो आपको पता है कि इसका जो एरिया है उसके अंदर अगर तो एरिया डिफाइंड है, आप कहते हैं जी इस बिल्डिंग का जो 60% एरिया है वो बिजनेस में यूज हो रहा है और 40% एरिया जो है वो स्पेकुलेशन में यूज हो रहा है, तो फिर तो बड़ा आसान है कि आप इस 200 को क्या करें, 60% उसका इधर ले जाएं बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा? 120। और जो 80 है वो कहाँ चला जाएगा? इधर आ जाएगा। तो आपकी बिजनेस इनकम कितनी होगी? आप क्या करेंगे? बिजनेस इनकम कैलकुलेट करेंगे, कहेंगे जी बिजनेस इनकम आपकी आ जाएगी 1000 माइनस 120, ठीक है। तो आपका ये आ गया 780 बिजनेस इनकम आ गई। तो आप कहेंगे जी मेरी 8 स्पेकुलेटिव, जी 880। यार शुएब, आप मेरी गलतियां बड़ी निकालते हैं। स्पेकुलेशन जो है उसमें आ गया आपका 500 माइनस 80, तो ये आपका कितना आ गया जी? 420। 420 यार। लेकिन अगर एग्जामिनर साइलेंट है, आपको नहीं पता कि आपके इस एरिया का ये जो एक्सपेंस है वो कितना इधर यूज हो रहा है और कितने परसेंटेज नहीं पता, आपको कोई रेशो पता नहीं है, कोई परसेंटेज कुछ पता नहीं है आपको, उसका तरीकेकार क्या है? उसका लॉ ने हमें तरीकेकार ये कहा कि आप किसी मुनासिब बेसिस के ऊपर इसको कर दें। तो उसको हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे बिजनेस इनकम और स्पेकुलेटिव इनकम। ये आ गई जी 1000, ये आ गया 500, इसके रेवेन्यू को बेस बना लें, ठीक है। और जो कॉमन एक्सपेंडिचर है वो कितना है आपका? 200, इसको इधर रख लें, ठीक है। अब इसको कहते हैं प्रोरेटा बेसिस पे इसको बुक करना। कैसे? 1000, ये याद कीजिएगा क्योंकि ये आगे बहुत टर्म यूज होनी है सेल्स टैक्स में, डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 200। इसकी रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 500 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 200 मीन्स कि बिजनेस का रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉमन एक्सपेंडिचर। इसी तरह स्पेकुलेटिव इनकम डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब जरा इसको कैलकुलेट कीजिएगा, क्या आंसर आ रहा है इसका? सर बिजनेस का आ रहा है 133.3। 133, चले 133 कर लें और इसको 67 कर लें, ठीक है। तो अब बिजनेस इनकम कितनी आएगी हमारी? टैक्सेबल बिजनेस इनकम आगे जी 1000 माइनस 133 और स्पेकुलेटिव इनकम 500 माइनस 67, 433। 433 867। और 867, फिर ये आ जाएगी। दोबारा सुन लें कि मैंने आपको कॉमन एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अगर आपको बेटा पता है ना कि ये एक्सपेंस कितना कहाँ पर यूज हो रहा है, तो उसको हम कॉमन एक्सपेंडिचर नहीं कहते। अगर कोई बेस मौजूद हो तो ऐसे एक्सपेंस को कॉमन एक्सपेंस नहीं कहते। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया फॉर एग्जांपल वो 100 का, और आपको ये भी नहीं पता कि ये मैं कितना उधर यूज कर रहा हूँ, कितना उधर यूज कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने इसके सब मीटर लगाए हुए हैं, आपने अपने ऑफिस में
यानी आपकी फर्ज करें कि जो आपका फर्स्ट फ्लोर है वो बिजनेस के लिए यूज हो रहा है और आपका जो सेकंड फ्लोर है उसमें सिर्फ स्पेकुलेशन का काम होता है आपका। इसका स्टाफ अलग बैठा हुआ है, इसका स्टाफ अलग बैठा हुआ है। बाहर एक मेन मीटर लगा हुआ है, लेकिन अंदर जब इससे करंट आ रहा है तो फर्स्ट फ्लोर में आगे एक सब मीटर लगा हुआ है और इधर एक और सब मीटर लगा हुआ है। आपका बिल आ गया बिजली का, लेट्स सपोज के 100। आपने इसके यूनिट्स देखे कि यूनिट्स टोटल मेन आपका जो मीटर है उसके कितने यूनिट्स हैं, तो आप कहते हैं जी 20 यूनिट्स हैं। तो आप देखते हैं कि जी आपके 20 में से 15 यूनिट्स इधर इस ये मीटर शो कर रहा है और 5 यूनिट्स ये शो कर रहा है। तो आपको रेशो पता चल गई ना। अब आप रेवेन्यू को बेस नहीं बनाएंगे क्योंकि आपने इसके मीटर लगाए हुए हैं। अब आप इस 100 को कॉमन एक्सपेंडिचर इस सेंस में नहीं कहेंगे कि मैं अपनी को बेस बनाऊंगा। अब आपके पास इसकी बेस ऑलरेडी मौजूद है। आप इसका 100 का 15/20 बिजनेस को चार्ज करेंगे और इस 100 का 5/20 जो है वो स्पेकुलेशन को चार्ज करेंगे। समझ आ रही मेरी बात की? इस पॉइंट यस ने सर। सेल्स टैक्स में बहुत यूज होना है, इसलिए इसको ध्यान से आपने समझना है कि कॉमन एक्सपेंडिचर्स कहते किसको हैं। और आपकी बिजनेस इनकम में ये पॉइंट बहुत दफा आ चुका हुआ है, लॉसेस में भी आ चुका हुआ है और जो है वो इनकम में भी आ चुका हुआ है। इसलिए बड़े तरीके से इस बात को समझना है कि सर कॉमन एक्सपेंडिचर कह किसको रहे हैं। और जिन बच्चों ने कॉस्ट अकाउंटिंग को सीखा हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग है वहां पर जो उसका उस बात को भी बड़ा अब ध्यान से वहां पर ये पढ़ाई जाती है बात। अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की नहीं बात करते आप, रेट जब कैलकुलेट करते हैं। यस सर। सर आपकी आवाज चली गई जी। रुकिए भाई, सर बात का समझ माइक आ ऑफ। रही इसकी? मुझे सिर्फ 5 मिनट दें जरा, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिएगा, ठीक है? मीनवाइल जरा आप इसको देखें, तो मुझे 5 मिनट सिर्फ चाहिए, ठीक है? बिजनेस को और इसको स्पेकुलेटिव को देखिएगा जरा। This conference will now be recorded. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आपको कॉमन एक्सपेंडिचर की समझ आ गई? जी सर। अच्छा, इसमें अब जो मैं आपको थोड़ा सा इसके लॉस का भी बताता चलूं। जो हमारा सेक्शन है जो बात कर रहा है कि जी लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट होगा। इसका स्पेकुलेटिव जो है ना गेन लॉस, इसका बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है कि जो हमारे स्पेकुलेटिव लॉसेस होंगे ये सिर्फ स्पेकुलेटिव गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट होंगे। स्पेकुलेटिव लॉसेस हमारे स्पेकुलेटिव गेन के अगेंस्ट एडजस्ट होंगे और अनएडजस्टेड जो लॉसेस होंगे वो 6 सालों तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज के 2019 में हमें स्पेकुलेशन में लॉस हो गया 100 का और कोई गेन नहीं है, तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सवाल यहाँ पर ये है कि स्पेकुलेटिव जो हमारी है ये तो स्पेकुलेशन बिजनेस का हिस्सा है, क्या उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि हमें सब सेक्शन 1 में क्लियर कट बता दिया गया कि इसके लॉसेस को आपने क्लियरली अलग से आइडेंटिफाई करना है।
अब देखिएगा 2020 के अंदर हमारे पास बिजनेस इनकम मौजूद है 200 की, और हमारे पास स्पेकुलेटिव गेन भी मौजूद है 50 का। तो अब ये ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहा है, हम इसमें करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड स्पेकुलेटिव लॉसेस, वो कितना है 100 का। अब देखा जाए तो हमारे पास टोटल 250 की इनकम मौजूद है, तो क्या हम 100 को एडजस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। हम इस 100 को सिर्फ इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो कितना एडजस्ट होगा 50 का, और इसमें जो 50 है वो क्या होगा, फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और हमारी टैक्सेबल बिजनेस इनकम कितनी आ जाएगी 200। ये बात समझ आई आपको? कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड होगा? 6 सालों तक। सिर्फ एक चीज का लॉस 3 सालों तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और वो सिक्योरिटीज है। और वो कौन सी है? सिक्योरिटीज है। क्यों जी? तो क्वेश्चन हो तो speculative losses shall only be adjusted against speculative gains. Unadjusted losses shall be carried forward for 6 years. 6 सालों तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलो, शुएब आवाज आ रही है ना मेरी आपको? जी सर आ रही। अच्छा जी, अभी हमारा पहले ग्रुप की 2 चीजें हमने पढ़ी हैं, बिजनेस इनकम और स्पेकुलेशन। अब हमारे एक्सपेंसेस स्टार्ट हो गए यहाँ से। पहला सेक्शन जो कि बहुत ही सिंपल लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो क्या कहता है? वो ये बताता है कि कौन से डिडक्शंस या एक्सपेंडिचर्स अलाउ हैं। डिडक्शंस या एक्सपेंडिचर जो अलाउ हैं वो कौन कौन से हैं? वो है सेक्शन नंबर 20, डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ले जी, पहली चीज उसने क्या कही? उसने कहा डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर incurred by the person in the year wholly and exclusively for the purpose of business. आप हमें मुझे जरा बताइएगा कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो आप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं? परचेज, सैलरी कॉस्ट ऑफ सेल में एक्सपेंस, करते हैं ना आप? यूटिलिटी सैलरी एक्सपेंस, एक्सपेंस, वेजेस, यूटिलिटीज, रिपेयर, स्टेशनरी, ये करते हैं ना सारे ही। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल। तो लॉ ने पहले बात ही मुकम्मल कर दी, उसने कहा जी वो तमाम एक्सपेंडिचर जो बिजनेस के लिए होंगे वो आपको अलाउ हैं। इससे एक और बात समझ आई कि इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड। यानी अगर कोई साहब 2 रास्ते हों, आपके पास एक रास्ता इधर को जा रहा है, एक रास्ता इधर को जा रहा है, ये ए है और ये बी है। अगर कोई साहब करें मैंने इस डायरेक्शन में जाना है, तो इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ये कह रहा है मैंने बी की तरफ नहीं जाना। ये बात उसे समझ आती है ना? यानी कि 2 ही चीजें हैं, एक अदर एक्सपेंडिचर और एक बिजनेस है। तो लॉ ने कहा कि सिर्फ बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउ है, तो इससे दूसरी चीज जो ड्राइव हुई कि पर्सनल एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं है। अच्छा जी, अभी इसको छोड़ दें। ये आपको नजर आ रहा है 1A, ए से क्या मुराद है कि ये नया सेक्शन डाला गया, ओरिजिनली ये मौजूद नहीं था। उसके बाद हमने उनसे पूछा, तुमने कहा एनी एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर तो 2 तरह के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका हमें फायदा 1 साल से ज्यादा मिलता है, जैसे आपकी बिल्डिंग है, ये भी तो एक्सपेंस है ना आपका। आपने ऑफिस के लिए बिल्डिंग परचेज की, लेकिन इस बिल्डिंग का फायदा आपको कितने साल मिलेगा? 50 साल, 20 साल। गाड़ी परचेज की 10 साल, 20 साल, उसका भी फायदा मिलेगा। तो अगला सवाल ये पैदा हुआ कि क्या हमें हर एक्सपेंडिचर मिलेगा? तो लॉ ने फौरन उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसने कहा वेयर एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड, ये कौन से एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की। incurred in acquiring a depreciable asset or intangible asset, ठीक है, with a useful life of more than 1 year। देखिए यहाँ मेरे ख्याल में लॉ को ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी,
क्योंकि आगे जाके जब हम डिप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन और इनटेंजिबल की पढ़ेंगे ना, तो वहां ये ऑलरेडी बात लिखी हुई है कि डिप्रिसिएबल एसेट से मुराद जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो। बहरहाल ये यानी समझ लें कि ये डुप्लीकेशन है, या कह लें कि एक्सप्लेन की गई इस बात को मजीद। और इज अ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, द पर्सन मस्ट डिप्रिसिएट और अमोर्टाइज द एक्सपेंडिचर, उसको वो अमोर्टाइज करेगा या डिप्रिसिएट करेगा। अच्छा, डिप्रिसिएशन के सेक्शन कौन से हमारे? 22 और 23। और इनटेंजिबल का कौन सा सेक्शन है हमारा? 24। और प्री कमेंसमेंट का एक्सपेंडिचर कौन सा है? 25। यानी दूसरे अल्फाज में ये आप कह सकते हैं कि अगर आप ऐसा कोई एक्सपेंस करें जिसका हमें बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, तो वहां पर कौन से सेक्शन एक्टिव होंगे? 22, 23, 24 और 25। तो उस एक्सपेंडिचर को हम डिप्रिशिएट करेंगे या अमोर्टाइज करेंगे। अच्छा, अब अगर कोई चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने टोटल अलाउ कर लिया होगा, तो हम उसको डिस अलाउ कर देंगे। सेक्शन 2 जो 20 हमें बता रहा है कि ये एक्सपेंडिचर आपने माइनस नहीं करने। मसलन आपकी बिल्डिंग है, तो आपने क्या किया कि बिल्डिंग परचेज की 100 मिलियन की, तो अकाउंटेंट ने फॉर एग्जांपल कि उसको गलती से 100 मिलियन को ही लेस कर दिया बिजनेस इनकम में से, तो आपकी जो रेवेन्यू था एक्चुअली वो था 1000, और उसने क्या किया कि बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट को माइनस कर दिया उसमें से 100 को, तो क्या हो रहा है आपका 900। जबकि इस बिल्डिंग की जो डिप्रिसिएशन थी वो थी डिप्रिसिएशन रुपीस 10 मिलियन। तो आप क्या करेंगे कि आप इस अमाउंट में जो चीज गलत माइनस हुई है वो दोबारा ऐड करेंगे। आप इसमें कहेंगे जी ऐड बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर 100, तो कहां पर चले गए आप? दोबारा इस लेवल पे आ गए 1000 पे, यानी उसके असर को खत्म कर दिया। फिर आप उसमें करेंगे लेस टैक्स डिप्रिसिएशन, और वो कितनी है 10। तो आप कहेंगे जी एक्चुअली मेरी जो इनकम है वो है 990। ये समझ आई? जो चीज गलत थी उसकी हमने रिवर्सल डाल दी। रिवर्सल कैसे डालनी है कि अगर आपके प्रॉफिट में कुछ चीज ऐड हुई है तो उसकी रिवर्सल क्या होगी? माइनस कर दें। और अगर कुछ चीज माइनस हुई है तो उसको क्या कर दें? ऐड कर दें। ठीक है, आपके इनकम में कौन सी चीजें ऐड होती हैं? इनकम। और लेस कौन सी चीजें होती हैं? एक्सपेंडिचर। तो नॉर्मल ट्रीटमेंट हमारा यही होगा कि कोई अगर गलत हेड की इनकम ऐड हुई है तो हम उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और अगर कोई चीज गलती से लेस हुई है तो उसको क्या कर देंगे? दोबारा ऐड कर देंगे। तो नॉर्मली हमारे जो इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर हैं वो ऐड होंगे। यहाँ से हमें ये बात समझ आई कि हमारे जो इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर हैं वो क्या होंगे? हमारे प्रॉफिट में दोबारा ऐड होंगे। क्यों? क्योंकि वो लेस हुए होते हैं। जो चीज गलत माइनस हुई है तो एक्सपेंडिचर ही नॉर्मली माइनस होते हैं, तो हमारे वो एक्सपेंडिचर जो हमें अलाउ नहीं होंगे हम उनको क्या कर देंगे? दोबारा ऐड कर देंगे। तो सबसे ज्यादा जो एडजस्टमेंट आपको बिजनेस में मिलेगी वो ये वाली मिलेगी कि जो आपको एग्जाम के अंदर कमेंट्स मिलेंगे उसके अंदर आपको पता चलेगा कि यार ये एक्सपेंस तो अलाउ नहीं है, ये पर्सनल एक्सपेंस है, तो आप उसको क्या करेंगे? दोबारा ऐड बैक कर देंगे उसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल आपको बताऊं। ये एग्जाम की एग्जांपल जिसमें मौजूद है, वो कहता है जी ऑफिस बिल्डिंग परचेज एट ₹50 मिलियन, दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, रादर डिप्रिसिएशन शैल बी चार्ज। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूडेड 4.8 मिलियन पेड अगेंस्ट परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है आपका? इंटेंजिबल, हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years, उसकी लाइफ 3 साल से ज्यादा है। ठीक है, दिस अमाउंट विल बी एडेड बैक इन द अकाउंटिंग प्रॉफिट। उसने क्या कर दिया? उसमें 48 लाख रुपए को ऐड की माइनस किया हुआ था, तो उसको दोबारा क्या करेंगे? एडेड बैक। माइनस हुई थी, ऐड कर देंगे। एंड अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर विल बी डिडक्टेड टू रीच एट द टैक्सेबल इनकम।
तो इसकी जो अमोर्टाइजेशन होगी वो माइनस करेंगे। कितनी होगी ये अभी हमने सेक्शन देखने हैं। हमने डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, इनिशियल अलाउंस किसको कहते हैं, ये अगले हमारी इसके बाद की बात है। फिर आता है जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूडेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2 million ऑन सेल्स प्रमोशन। इट हैज बीन एस्टिमेटेड that the benefit of such expenditure will extend to 3 years। इस एक्सपेंसेस का जो हमें हमारा जो एक्सपेंडिचर है इसका बेनिफिट हमें 3 सालों में मिलने वाला है, राइट। तो उसने क्या कर दिया, सारे का सारा इधर ही चार्ज कर दिया। and therefore the same is being amortized over a period of 3 years। However, for tax purposes the whole of the expenditure has been claimed। हमने कर लिया, तो क्या करेंगे, जो हमने गलत चीज माइनस की थी उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे प्रॉफिट में। जो भी इस कंपनी का प्रॉफिट है उसमें आप 20 लाख को दोबारा ऐड कर दें, क्योंकि गलत माइनस हुआ है। माइनस क्या करना आपने, उसको 3 पे डिवाइड करें, तो आपका जो एक्सपेंस आएगा वो क्या होगा, ये वाली अमाउंट आएगी, ठीक है। तो जो गलत है उसको ऐड करें, जो सही है उसको, यानी जो चीज गलत माइनस हुई है, गलती से माइनस हुई है उसको ऐड करें, और जो माइनस होनी चाहिए उसको माइनस करेंगे। ये यहाँ पर आपको सिखाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आ गया, क्या क्वेश्चन आया, हमने कहा भी तुम कहते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऐसे भी होते हैं, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे भी होते हैं जो डिप्रिशिएट नहीं होते बल्कि एप्रिशिएट होते हैं। मसलन आपने कभी वो नाम सुना है उसका, बछड़े का, जिसको कट्टा कहते हैं पंजाबी में। यस सर। तो अगर जो ये नेस्ले वाले हैं या ये गुड मिल्क वाले हैं, जो लोग डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं, अगर ये इन एनिमल्स को परचेज करेंगे तो ये बजाय डिप्रिशिएट होने के क्या होते हैं, एप्रिशिएट होते हैं ये। अब छोटा सा एक जो है ना वो बछड़ा खरीद लें, ये बड़ा होके जनाब वो बड़ा फुल जानवर बन जाएगा ये। तो इसके लिए फिर लॉ ने अलग से असूल बता दिए कि अगर आप एनिमल खरीदें which have been used for purposes of the business or profession otherwise than as a stock in trade, यानी आप उन जानवरों को बेचने का कारोबार नहीं कर रहे, ये उसकी बात, वो तो स्टॉक इन ट्रेड है आपका। देखें, मैं कुत्ते बेचता हूँ, बड़े बड़े महंगे होते हैं, कैट्स बेच रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास मेरा कारोबार ये है, ये उसकी बात नहीं हो रही, ये उन जानवरों की बात हो रही है जो कि आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। मिल्किंग के लिए, जैसे फार्म हाउसेस हैं, ठीक है, उनसे जनाब जानवरों से दूध लेते हैं। मुर्गियां हैं, उनसे अंडे जनाब वो लेते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे कारोबार हैं जो अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए घोड़े इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी बात की जा रही है। तो कहता है जी, एंड हैव बीन डाइड और बिकम परमानेंटली यूजलेस फॉर सच पर्पस, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट to the taxpayer of the animal and the amount if any realized in respect of care cases or animals। उसको ज़िबा करके जो आपने पैसे मिले वो होगा। इससे क्या पता चला कि जिस साल आप जानवर खरीदेंगे वो एक्सपेंस नहीं गिना जाएगा, यानी ना आपका वो एक्सपेंस होगा और ना ही आपको उसके ऊपर कोई डिप्रिसिएशन मिलेगी। नो कुछ नहीं करना, डू नथिंग, चिल करें। हाँ, उसको नहलाने की, धुलाने की, उसके ऊपर वैक्सीनेशन की जो कॉस्ट है वो आपका एक्सपेंस है, ठीक हो गया। हाँ, करना क्या है, आपने वो जानवर जो था वो 100 का परचेज किया, 5 साल आपने उसको इस्तेमाल किया, बूढ़ा हो गया, अब आपने उसको बेच दिया, बेचने गए तो आपको 20 रुपए मिले। तो जिस साल आपने इसको बेचा तो उस साल पता चला कि 80 रुपीज का हमें इसको बेचने पे नुकसान हुआ है, तो लॉ कहता है कि आप इसको इस साल एक्सपेंस आउट कर दें, ठीक है। अब देखिएगा इसकी एग्जांपल, हबीब डेयरी लिमिटेड परचेज 3 cows for dairy businesses at rupees 1 million
ईच इन टैक्स ईयर 2000x1, 1 लाख की एक थी, तो x1 के अंदर उन्होंने 3 भैंसें वो गाय परचेज कर ली। वैक्सीनेशन कॉस्ट ऑफ ईच को वाज 2000, one cow become permanently disabled and was sold at rupees 20,000 in tax year 2003. Compute the deductions allowed under the business income. उसको कितनी बिजनेस उसकी जो है वो डिडक्शन मिलेगी। देखें, इन टैक्स ईयर 2000x टोटल बिजनेस एक्सपेंडिचर विल बी 6000। हालांकि एक्चुअली देखें कि उन्होंने 1 लाख इंटू 3 लाख का खर्चा हुआ है, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है। हाँ, उन्होंने जो वैक्सीनेशन करवाई है वो आपका एक्सपेंस है 2000 इंटू 3, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सिमिलरली नो एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड इन टैक्स ईयर 2000x2, क्योंकि उस साल कुछ भी नहीं और हुआ। इन टैक्स ईयर 2003 80,000 शैल बी अलाउड एज एन एक्सपेंस। वो कैसे कि आपने 1 लाख रुपए की वो गाय परचेज की थी और 20,000 की बेच दी, तो सारे का सारा एक्सपेंस आपका 2000x3 में चला जाएगा, विल बी चार्ज एज अ बिजनेस एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ सेल जी आगे देखिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्लूडेड 400,000 रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ 2 कॉज। ये देखें, ये जून 16 में क्वेश्चन आया हुआ है, किसमें, सी फैप में, फाइनल में। मैंने वो एग्जांपल यहाँ पर ऐड की है, ये एग्जाम की एग्जांपल है। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूडेड 400,000, कहता है जी उसने कॉस्ट ऑफ सेल में 4 लाख रुपया डाल दिया इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 कॉज, 2 गाय परचेज की। एज दे बिकम परमानेंटली यूजलेस फॉर द मिल्किंग पर्पसेस, these cows were originally purchased for TL dairy farm in फैसलाबाद for rupees 200,000 जो थी ईच। 2 थी तो कितने की परचेज की गई थी, 2 लाख रुपए की। TL sold these cows in the market for rupees 80,000 each, उसने 80,000 रुपए की बेच दी। for which no entry has been made in the accounts, उसने एक्सपेंस आउट कितना किया, 2 गाय का 4 लाख रुपया। देखिएगा 2 साल पहले हमने 4 लाख की परचेज की थी, उसने सारे का सारा ही, क्योंकि वो बिल्कुल जाया हो गई, उसने दोनों गाय को किस में डाल दिया, एक्सपेंस आउट कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बना दिया। लेकिन इससे लॉ कहता है अगर कोई रिकवरी हुई है तो भाई वो रिकवरी इसमें से माइनस करे। उसने सारी की सारी कॉस्ट चार्ज है ना उसको कर दी, तो गलती क्या की कि उसको क्या चाहिए था कि ये जो अमाउंट उसको रियलाइज हुई है वो यहाँ से इंटू 2 करके कितनी बन गई 160, तो वो यहाँ से माइनस करता, तो उसको उसका एक्चुअल एक्सपेंस कितना था, 2,40,000। तो वो क्या करेगा, अब असल में 4 लाख माइनस हुआ है ना, तो प्रॉफिट में 4 लाख रुपया ऐड करेगा, क्योंकि गलती से माइनस हुआ था। एक्चुअल अमाउंट कितनी माइनस होनी चाहिए थी, 2,40,000। ये इसका ट्रीटमेंट होना था एग्जाम के अंदर। ये फुल फ्लेज क्वेश्चन का मैंने सिर्फ एक हिस्सा दिया हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन है लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ उतना एक्सट्रैक्ट लिया जो हमें चाहिए था। ये बात समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। 3 बातें मैंने आपको समझाई हैं। नंबर 1 कि तमाम एक्सपेंडिचर अलाउ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको उसके ऊपर डिप्रिसिएशन मिलेगी और अमोर्टाइजेशन मिलेगी, और जानवरों के ऊपर कुछ नहीं करना, उनको रहने देना, ठीक है। जानवर को जानवर समझे, उसको छेड़े नहीं। जब वो मर जाए या उसको डिस्पोज ऑफ कर दें तो जो नेट लॉस होगा वो आप उस साल को चार्ज करेंगे। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, और कल हमारी क्लास